नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मोर स्टडी पर। और देखिए, आज हम इस वीडियो में जो है आरएसएस द्वारा पूछे गए जो साइंस के क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने मैथ का जो है सिलेबस डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम जो है साइंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनका हमें मिलान करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, रक्त प्लाज्मा दिया हुआ है, और रक्त प्लाज्मा का काम क्या है दोस्तों। रक्त प्लाज्मा में जो कोशिकाएं होती है वो निलंबित होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 से ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन से आबंधित होकर इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है दोस्तों, ये इसका काम क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का रोगाणु से लड़ने का काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काम क्या है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाती है, ठीक है ना, रक्त का थक्का। तो रक्त का प्लाज्मा हो जाएगा दोस्तों, अपने पास में कोशिकाएं इससे निलंबित होती है, एक हो जाएगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन से आबंधित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, 2। फिर हो जाएगा दोस्तों, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं उनका रोगाणु से लड़ने का काम, तो 4 हो जाएगा। और फिर प्लेटलेट्स जो है 3 से मिल जाएगा, रक्त का थकाणु, 1 2 4 3। अपना ऑप्शन जिसमें ऐसा मिलेगा 1 2 4 3, वही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 4 3, पहला ही ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 4 3, ठीक है ना। अगर इसमें किधर गलती भी होती है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो अपना सुझाव जरूर दें। अगर किसी क्वेश्चन में गलती से, मिस्टेक से, या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो वैसे कोशिश रहेगी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हो जाए, आपको लगे कि इसमें ये वो आंसर होना चाहिए था, तो आप अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों रोग से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा अर्बुद, जिसे ट्यूमर कहा जाता है, निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्नलिखित में से किस रोग के कारण और लक्षण है। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो कैंसर बीमारी होती है, ठीक है ना, कैंसर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का निर्माण करती है, ठीक है ना। इसी में तो असहनीय दर्द भी हो सकता है दोस्तों, जो कैंसर के लक्षणों में से एक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अपने पास में कैंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा था इसमें साइंस का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों मनुष्य से संबंधित, ठीक है ना, और मनुष्य के अंगों से संबंधित क्वेश्चन है। मनुष्य की आहार नाल में होते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मनुष्य की आहार नाल में जो है ना, एस्टमस होता है, इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आमाशय, आंत, मलाशय, ग्रसनी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रसनी हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, आंत हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत जो है ना मेरे भाई, यकृत जो है आहार नाल का भाग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ए बी डी ई, आपका जिस भी ऑप्शन में हो वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन जो है कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। तो दोस्तों, आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट विकल्प जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 15 से 18 सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है साइड में ही आपके पास में घेंगा रोग के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है पूरी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में ग्वाइटर या घेंगा रोग जिसे हम बोलते हैं से बचाव होता है। कौन सा खनिज ऐसा मिलाते हैं हम जिनसे जो है गायों में ग्वाइटर या घेंगा रोग होने से बचाव होता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, जो ग्वाइटर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। और इस रोग से बचाने के लिए कुछ भी खाने का, उसमें जो है ना खनिज मिश्रण में आयोडीन युक्त लवण मिलाया जाता है। अब दिए गए विकल्पों में तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास में जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड, इसको मिला देंगे ना भाई, ठीक है ना। विकल्पों के अनुसार पोटेशियम आयोडाइड जो है एक आयोडीन युक्त लवण होता है, और यही तो हम उसमें मिलाते हैं खनिज में, खनिज मिश्रण जो होता है गायों का उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन जो आपके पास पूछा जा रहा है कि प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो जो है ना किसका उत्पाद है दोस्तों। तो प्रतिजीवी किसका उत्पाद होता है, कवक और जीवाणु का उत्पाद होता है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा प्रतिजीविक जो है कवक और जीवाणु का उत्पाद हो जाएगा, ठीक है ना। इधर भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जो ये पशुपालन का है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये पेपर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पशुपालन से संबंधित पूछ रहा है क्वेश्चन। बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्नलिखित रोग से बचाव होता है।
अगर विटामिन डी की बड़ी मात्रा में हम गाय को जो है ना खुराक देंगे ना, तो दोस्तों उसको मिल्की फीवर नहीं होता है, ठीक है। मिल्की फीवर से जो है उसको बचाव होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध का मूल्य इसमें उपस्थित डेज की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। अच्छा, हम दूध देते हैं ना, डेयरी में भी दूध देते हैं दोस्तों, तो उसका मूल्य हमें किसके आधार पर मिलता है, ये तो आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं। दैनिक लाइफ की बात पूछी गई है, ठीक है ना। तो देखिए वसा, और इस वसा को हम क्या बोलते हैं, फेट, है ना। फेट के हिसाब से ही तो पैसा मिलता है भाई, पेट के हिसाब से पैसा मिलता है। लेक्टोज तो क्या है, लेक्टोज जो है ना दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा है। और प्रोटीन क्या है दोस्तों, प्रोटीन जो है दूध का एक महत्वपूर्ण घटक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से लेक्टोज के रूप में ही तो मौजूद होता है। लेकिन वसा की मात्रा सीधे दूध के आर्थिक मूल्य को ही प्रभावित करती है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए केसीन सकल दुग्ध प्रोटीन का कितने प्रतिशत होती है। तो गाय के दूध में केसीन और मठा दो मुख्य प्रकार के प्रोटीन होते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुल प्रोटीन का लगभग 80% बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 से 83%, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का फुल चांस भाई, ठीक है ना, वहां तो दिया ही हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से देखने की जरूरत है। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कथन जो है ना जो दिया हुआ है, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो है ना पदार्थ की अवस्था बदलती है, लेकिन रासायनिक संरचना तो नहीं बदलती है भाई। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध से दही का बनना जो है ना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात बोला है। क्या होता है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो एक नया पदार्थ है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद में सी देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो लोहा जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो वो भी क्या है एक नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ जिसमें बनता है ना वही तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद में देखिए जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जल में लवण का घुलना जो है ना भौतिक परिवर्तन कैसे है, आप समझिए। जब जल लवण में घुलता है तो उसे वाष्पीकरण द्वारा वापस प्राप्त किया भी तो जा सकता है, तो भौतिक परिवर्तन ही तो है। जिसे वापस प्राप्त कर लिया जाए उसी को तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सी और डी हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आनुवंशिकता से पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट भाई ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा 100%, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो कथन कहा जा रहा है कि किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। तो ये दोस्तों ये जो कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो किसी जीव का जो बाह्य प्रकटीकरण को फिनोटाइप कहा गया है इसमें, तो वो दोस्तों जो होता है जीनोटाइप आनुवंशिक संरचना को संदर्भित करता है। किसी जीव का बाह्य जो प्रकटीकरण होता है वो जीनोटाइप आनुवंशिक संरचना को संदर्भित करता है। तो ये कथन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ही। इसके बाद में देखिए कथन 2 दिया हुआ है कि वह लक्षण जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों जो स्वयं को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है ना वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रभावी लक्षण वह होता है जो विषम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को F1 पीढ़ी में व्यक्त करता है। तो जो स्वयं को F1 पीढ़ी में दिखाई देगा दोस्तों, है ना, वो कौन सा लक्षण कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है जो लक्षण वो प्रभावी होता है। सी देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है एक संकर संकरण कहलाता है। तो ये दोस्तों ये कथन भी सही हो जाएगा भाई, जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है ना वो एक संकर संकरण तो कहलाएगा ना। एक संकर संकरण में क्या होता है, जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, यही तो हुआ एक संकरण, ठीक है। और जो यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी के बारे में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जीन आनुवंशिकता की क्या है दोस्तों, मूलभूत इकाई है। भाई पूछा जाए कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है, तो क्या बताते हैं हम, जीन बताते हैं, जो किसी विशेष लक्षण को ही तो नियंत्रित करती है, तभी तो बताते हैं ना भाई जीन को। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी है ना, इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अच्छा बी सी डी कहाँ पे मिलेगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको बी सी डी, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों इसी पेपर में आनुवंशिकता से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि वे पौधे
जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। कौन सी पीढ़ी? जनक पीढ़ी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद में देखो इधर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन को। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ना धातु अधातु के बारे में, ठीक है ना, और टॉपिक दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। देखिए इस पेपर में सभी को कवर किया गया, मुझे काफी बेहतरीन लगा ये पेपर दोस्तों, ठीक है ना। इसमें से आपका जो है बहुत ही ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। और धातु अधातु का तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, जो है ना RSSB में दिया है वो तो पूछेगा ना। तो यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि धातुएं धावनिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कैसे? देखिए धातुएं जो कठोर सतह से टकराने पर एक विशिष्ट बजने वाली आवाज उत्पन्न करती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे ध्वनिकी तो बोलते हैं भाई, ये तो बात सही है। यहाँ पे दे रखा है कि अधिकांश धातुओं के गलनांक कम होते हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत दे रखा है दोस्तों। अधिकांश धातुओं के गलनांक जो है ना कम नहीं बल्कि ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों उन्हें पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, ठीक है ना। क्योंकि जो धातुएं है ना उष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये आप जानते हैं। हालांकि लीड जो है ना एक अपवाद है, सीसा जिसको बोलते हैं, जो उष्मा का उतना अच्छा चालक नहीं होता है। इसके बाद में ऑप्शन डी जो दे रखा है अधिकांश धातुएं आघात वर्धनी होती है। तो आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आघात वर्धनी का मतलब ये होता है कि धातुओं को जो है ना थोड़ी सी पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो बिल्कुल ही धातुओं का एक गुण होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोस्तों इसमें कौन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे? ए और सी और डी। ए और सी और डी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा था कि गुण नहीं है, पूछ रहा था भाई, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। गुण नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये गुण नहीं होगा। अधिकांश धातुओं के गलनांक कम नहीं होते, उच्च होते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देखिए यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है यहाँ पे। अगर आपने दोस्तों सक्रियता श्रेणी पढ़ी है ना 10वीं क्लास में साइंस को, तो आप इस क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से बना पाते जिसकी कोई हद नहीं होती, ठीक है ना। फिर भी देखिए आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे दोस्तों जिंक होता है ना, जिंक, यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट की बात की जा रही है, तो जिंक और सी। अच्छा इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी सक्रियता श्रेणी याद है ना, तो आप पता कर पा रहे होंगे कि जो जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है ना। इनमें अभिक्रियाशील धातु जिंक है, इन दोनों में कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ नीले विलयन में मिलाया जाता है ना दोस्तों, तो जिंक जो है ना कॉपर को विस्थापित कर देता है। और करना भी चाहिए भाई, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ठीक है। और कौन सा जो है यौगिक बना लेते हैं? ये जिंक सल्फेट बना लेते हैं। कौन सा? ZnSO4 बना लेते हैं भाई, ठीक है ना। इस प्रकार ही जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। अब इस विलयन में क्या होता है दोस्तों? इस विलयन में जो अभिक्रिया होती है ना उसके कारण कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, और विलयन का रंग जो है ना वो रंगहीन होता जाता है। विलयन का रंग तो रंगहीन होता जाता है, लेकिन क्या होता है जिंक की सतह पर भूरे रंग की परत दिखाई देती है। तो हमारा विलयन तो रंगहीन हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखो विलयन के बारे में बात की जा रही है ना। यहाँ पे देखो विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा, ऐसे ही पूछा था ना विलयन के बारे में। तो विलयन देखो भूरे रंग का हो जाता है, बिल्कुल नहीं। विलयन थोड़ी होता है भूरे रंग का भाई, जिंक की सतह भूरे रंग की दिखाई देती है। यहाँ पे देखो विलयन भूरे रंग का हो जाता है, ये गलत है। लाल रंग का हो जाता है, गलत था। भूरे रंग का गलत है। विलयन अपने नीले रंग को बनाए रखता है, ये बात गलत है ना। क्योंकि नीला रंग जो है ना धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, और विलयन कैसा दिखाई देता है? रंगहीन हो जाता है, ठीक है भाई। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो गया डी। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों यहाँ पे जो है ना पूछा गया ना वो धातु अधातु के बारे में आ चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई इसी पेपर में धातु अधातु का, ठीक है ना। दो आनुवंशिकता के आगे, दो धातु अधातु के आगे, है ना, और एक जो है ना वो भौतिक परिवर्तन वाला आ गया है, ठीक है। तो देखिए सभी को कवर किया जा रहा है इस पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो अधातु के संदर्भ में हमें यहाँ पे जो है गलत कथन चुनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए दे रखा है कि अधातु का उपयोग जल शोधन की प्रक्रिया में किया जाता है।
तो दोस्तों अधातुओं का प्रयोग जो है ना जल शोधन की प्रक्रिया में करते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोला गया है। क्लोरीन जो होता है ना दोस्तों, क्लोरीन जैसी अधातुओं का प्रयोग जो है हम जल शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में ही तो करते हैं, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। छठी सातवीं क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि क्लोरीन का जो है उपयोग हम क्लोरीन अधातु का उपयोग जो है हम जल शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, पढ़ते आए भाई। इसके बाद दूसरा दे रखा है यहाँ पे अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अधातुएं जो है ना, अधातु सामान्यतः उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सुचालक, लेकिन कुचालक होती है। कुचालक आना चाहिए था, देखो हल्का सा चेंज किया है, कुचालक है ना, कुचालक आना चाहिए था यहाँ पे। अब आप देखिए उनमें क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि जो अधातु होती है ना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो उष्मा और विद्युत का जो है ना संचालन कर सके। उसके लिए उनके अंदर क्या नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का। ये एक अपवाद है दोस्तों, ठीक है ना, जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे धातु में भी अपवाद है, अधातु में भी आपके पास में एक अपवाद है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा ना भाई, इसमें तो देखो यहाँ पे सुचालक दे रखा है, कुचालक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन दे रखा है आपको, अधातु का उपयोग पटाखों में किया जाता है। कथन सही है दोस्तों, अधातु का उपयोग जो है ना पटाखों में करते हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस जैसी अधातुओं का उपयोग पटाखों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना, सल्फर और फास्फोरस हो गया। इसके बाद ऑप्शन डी दे रखा है, अधातुओं का उपयोग पूर्वरकों में किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और कैसे करते हैं, जैसे देखो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस जानते हैं दोस्तों, उन धातुओं का जो है ना उर्वरकों के रूप में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, पौधों के विकास के लिए भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये तो जो है ना इसका ऑप्शन ए सी डी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन इसमें गलत पूछा गया था, तो गलत अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दो वाला, ठीक है ना। जो ये बोल रहा था कि अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये बात गलत बोल रहा था, कुचालक होती है, ठीक है ना। एक अपवाद याद रख लेना है, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, निम्नलिखित में विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त आपको उत्तर चुनना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अंतः प्रजनन जो है ना आनुवांशिक रूप से संबंधित व्यक्तियों के बीच में प्रजनन है, और आनुवांशिकता का हमें टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है ना, और वहीं से क्वेश्चन भी है दोस्तों समयुग्मजता को बढ़ावा देता है। अच्छा, समयुग्मता का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है दोस्तों एक जीव में किसी विशेष जीन के लिए समान एलील की उपस्थिति होना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, समयुग्मजता, उसी को बढ़ावा देता है अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन समयुग्मजता को बढ़ावा देता है, और समयुग्मजता का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जीव में किसी विशेष जीन के लिए समान एलील की उपस्थिति होना। राइट आंसर हो जाएगा अपना समयुग्मजता, ठीक है। अंतःप्रजनन से क्या बढ़ती है, समयुग्मता बढ़ जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से मवेशियों के अंतःपरजीवी है। तो आप जानते होंगे दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो पीताकर्मी है ना, पीताकर्मी क्या होता है भाई, ये एक अंतःपरजीवी है जो आंतों में रहता है, ठीक है ना। और एस्केरिस लिखा हुआ है यहाँ पे, एस्केरिस, तो एस्केरिस भी एक अंतःपरजीवी है जो जठरांत्र संबंधी मार्ग में रहता है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर प्लूग, तो लीवर प्लूग भी दोस्तों अंतःपरजीवी है। कहाँ पे रहता है ये, लीवर का मतलब यकृत में रहता है ना भाई, लीवर नाम है। इसके बाद में लिखा हुआ ना जू लाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये दोस्तों ये बाह्य परजीवी हो जाएगा, ठीक है ना, शरीर के बाहर रहता है ये। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा भाई, बी सी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे अपने पास में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है ना दोस्तों, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, केंचुए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आगे भी इसमें क्वेश्चन है साइंस का, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। अच्छा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे परिवर्तन जिन्हें उनकी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, उनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ अपने पास में स्पंज का संपीड़न, ठीक है ना। तो स्पंज का संपीड़न दोस्तों, स्पंज को दबाने के बाद छोड़ा जाए ना तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो ये तो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है ना। यहाँ पे पूछ रहा था ना कि कौन निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए, तो ये तो बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए दूध का शीतन, अब दूध का शीतन लिखा हुआ है, दूध को ठंडा करने के बाद गर्म करके उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है, कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन तो ऐसे को बोलते हैं जिनको उनकी मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये तो वापस आ रहे हैं ना भाई, है ना। स्पंज को जो है ना हम दबाकर छोड़ते हैं ना तो वापस उसकी अवस्था में आ जाता है। दूध भी देखिए
अगर दूध को ठंडा करने के बाद गरम गरम करके उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? ला सकते हैं भाई, सिंपल। तो इनको तो वापस ला रहे हैं ना, तो ये तो उत्क्रमण ही हुए। लकड़ी का जलना, यहाँ पे देखो लकड़ी का जलना, लकड़ी के जलने के बाद राख बनती है और लकड़ी को वापस उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो बताइए, एक बार अगर आपने लकड़ी को जला दिया तो क्या उसको वापस लेकर आ सकते हो? क्या बना सकते हो वापस लकड़ी? नहीं बना सकते, सिंपल। ये अनुत्क्रमण नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। बर्फ का पिघलना, बर्फ एक बार पिघल गया वापस आप उसको जमा सकते हो भाई, है ना। तो ये तो कौन सी है? उत्क्रमणीय। मतलब यही हुआ दोस्तों, अगर आप जैसे किसी की अवस्था बदल गई उसको वापस उसी अवस्था में ले आओगे ना, तो जो है उत्क्रमणीय कहलाएगा। और अगर नहीं लेकर आ पाए तो अनुत्क्रमणीय कहलाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कोई है पूछा गया तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई दोस्तों, बिल्कुल 10th क्लास का सिलेबस है ना। मैग्नीशियम के एक पतले फीते मतलब रिबन के टुकड़े को एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाए तो ये डैश जलती है। किस प्रकार से जलती है, किस लो के साथ जलती है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को साफ करके मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाने पर यह चमकदार सफेद जो है ना प्रकाश उत्पन्न करती है। तो चमकदार सफेद प्रकाश हो जाएगा, इसमें है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना, चमकदार सफेद प्रकाश। आगे देखिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों वापस जो है ना सक्रियता श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट के साथ दूसरा क्वेश्चन है ये। तो विलयन के रंग में परिवर्तन को पहचानिए, क्या परिवर्तन होता होगा दोस्तों? तो देखिए, जब हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं ना, तो एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, मैंने वहां पे ही बताया आपको। क्यों होती है? क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, लोहा की बात की जा रही है, मतलब आयरन, ठीक है, एपी और कॉपर सीयू हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी बात की जा रही है। तो इन दोनों में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो लोहा ऑब्वियसली दोस्तों इसको हटा देगा ना, कॉपर को हटा देगा, बिल्कुल, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो देखो लोहा जो है ना कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो फिर क्या बनेगा दोस्तों? फेरस सल्फेट बनेगा। देखिए फेरस सल्फेट बनता है, जो कैसा होता है? हरे रंग का होता है, ठीक है ना। वही फेरस सल्फेट कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है ना, ठीक है भाई। हरा सा हो जाता है, इसका रंग बदलकर हरा होगा, इसी एपीएसओ4 बनेगा तो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो है ना प्रतिबिंब निर्मित से है, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को वापस निकालता हूँ इसमें दोस्तों, ये था क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी होगी 360 बटा थीटा, ठीक है ना। ये वाला सूत्र लगा के निकालते हैं दोस्तों। तो थीटा का मान कितना है? यहाँ पे 60 है, ठीक है ना। 60 है तो 60 का भाग लगाएंगे, 6×36। देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या सम आती है तो आपको एक माइनस करके बताना होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर विषम आती है तो वही आंसर होता है, लेकिन अगर सम संख्या में आपका ऑप्शन आता है, यहाँ पे कटता है सम बार में, तो आप एक कम करके बताना है ऑप्शन, ठीक है ना भाई। जैसे 6 बार में कटा तो मैं यहाँ पे 6 में से एक कम करके 5 बता। अगर इस 7 बार में कटता ना तो उसी को मार देता मैं, ठीक है ना। लेकिन सम आने पर एक घटा के आपको आंसर बताना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे जो ना दर्पण से संबंधित है। यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर दर्पणों के बीच रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख हो, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों देखिए, जब हम दो समांतर दर्पणों के बीच में रखते हैं ना, तो उनकी परावर्तक सतह एक दूसरे के सम्मुख होती है ना, तब क्या होता है दोस्तों? अनंत जो है ना प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो दूसरे दर्पण के लिए वस्तु के रूप में कार्य करता है। और ये प्रक्रिया जो है ना लगातार दोहराई जाएगी ना भाई, तो जो है परिणाम आता है अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनने का ही आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनंत। याद रखना है, क्वेश्चन को रट ही लेना, ठीक है ना। किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तन सतह एक दूसरे के सम्मुख हो, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। मैंने आपको रीजन भी बताया है कि क्यों बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण जो है दूसरे दर्पण के लिए वस्तु के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो दर्पण से संबंधित है। और दर्पण से संबंधित आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। दर्पण से संबंधित दो क्वेश्चन आपको लगातार दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेमी की दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो है ना वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती है। तो यहाँ जो है ना वस्तु दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु की दूरी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 सेमी हो जाएगी। और प्रतिबिंब दूरी भी कितनी हो जाएगी? 60 सेमी हो जाएगी, ठीक है।
भाई हम जानते हैं कि वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पे दिया है ना हमें कि जो वस्तु का दर्पण से दूरी है वो 60 है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब देखो दोस्तों क्या करना है, 60 और 60 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ पे अपना राइट आंसर 120 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण। देखिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन है कि बाहर की ओर जो है ना वक्रित भाग परावर्तक की भांति कार्य करता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है, वह कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो जिसका अंदर की ओर मुड़ा होता है ना, वो तो अवतल दर्पण होता है। तो ये तो अपना आंसर हो नहीं रहा, ठीक है ना। और जो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना बाहर की ओर मुड़ा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। और इसमें कहाँ मुड़ रहा है, बाहर की ओर मुड़ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक तो आनुवंशिकी का है और एक हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है। आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों में आनुवंशिकता और वंशानुगत विशेषताओं में विविधता का अध्ययन किया जाता है। और इधर दिया हुआ है आपको इंसुलिन हार्मोन उत्पादन होता है, कहाँ से होता है इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय से होता है ना भाई। इंसुलिन हार्मोन का उत्पन्न अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, उससे जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो ना रक्त के कार्य दिया, और दोस्तों ये जानना जरूरी भी है। देखिए आप अपने दिमाग से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि रक्त इनमें से क्या काम नहीं करता है। तो दोस्तों रक्त के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, देखिए O2 और CO2 का विनिमय करता है, ठीक है ना भाई। देखिए रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है ना, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को जो फेफड़ों तक वापस लाता है, ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके, यही ना। इसके अलावा रक्त क्या करता है दोस्तों, हार्मोनों का परिवहन करता है। रक्त विभिन्न ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनको शरीर के लक्षित अंगों तक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल पहुंचाता है। और इसके अलावा क्या करता है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। रक्त जो है ना चपाचय जो क्रियाएं होती है उनका अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे जैसे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है, ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। इस प्रकार अपने पास में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना। तो ये जो है ना रक्त का काम नहीं होता भाई, ये काम रक्त का नहीं होता है दोस्तों। अब जो भोजन के लिए पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है वो कौन करता है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सभी हो जाएंगे राइट आंसर इसके। तो कौन सा कार्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में रोगों से संबंधित है, ठीक है ना। इधर भी देखिए रोग से संबंधित, इधर भी रोग से संबंधित। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संक्रामक रोग के उदाहरण में सम्मिलित है। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए हेजा भी एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है ना। और जो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू भी कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। बताओ गठिया कैसा रोग है दोस्तों, गठिया गठिया एक गैर संक्रामक रोग है, ठीक है ना। और यहाँ पे कैंसर दिया हुआ है, तो कैंसर भी एक गैर संक्रामक रोग है। तो अपने पास में इसमें देखिए हेजा एक संक्रामक रोग है, स्वाइन फ्लू संक्रामक रोग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और डी किसमें है भाई, बी और डी केवल सी में आ जाएगा अपने पास में राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये वाला, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु से नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं तपेदिक जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे होता है, ठीक है ना। तो ये तो जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद में पोलियो, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो विषाणु से होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक खसरा देखिए जो मिजल्स वायरस से होता है, तो ये खसरा भी जो है ना वायरस जनित रोग है, ठीक है दोस्तों। और टाइफाइड जो ना, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इसके बाद में मलेरिया देखिए, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपने पास में पोलियो, खसरा और मलेरिया, मतलब बी और सी और ई, बी सी ई जो है ना जीवाणु से नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो ये थे दोस्तों साइंस के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरीके से देखते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।